को न दबाएं, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पहचानें, उसी में अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। तो जैसा कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें है, आप क्या करना चाहते हैं। तो आप कुछ भी करें, सभी का पढ़ाई अपने पास मौजूद है। मतलब अपने देशों में ऐसा हर एक इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करवाती है। चाहे आपका खेती बाड़ी में मन है तो एग्रीकल्चर से कर लें, आपको नहीं कुछ सर हमको खाना बनाने में अच्छा लगता है तो आप क्या करें, आप होटल मैनेजमेंट कर लें, BHM कर लें, BMLT कर लें। तो हर एक क्षेत्र जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसका पढ़ाई मौजूद है। तो पढ़ाई करें कैसे, तो पढ़ाई जब आप एम डिसाइड अगर 10th में कर लिए तो आपको 11th 12th में क्या होता है, 11th में आपका डिसाइड पार्ट अलग हो जाता है कि उसी रास्ते से चलना, यानी कि आपके पास एक लोगो आ जाता है कि उसी लोगो पे उसी स्टैंड पे आपके पास बन जाता है ठप्पा। क्या चीज का कि अगर आप साइंस में है तो साइंस के क्षेत्र में ही अब आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, PG करेंगे, उसी क्षेत्र से आपको उसी क्षेत्र से अच्छे करना होगा, उसी क्षेत्र में आपका कैरियर डेवलप होगा, निश्चित होता ही है, ऐसा हमेशा होता है। अब आप देखिए हमने बोला कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अगर आप अपने काम करते हैं तो आपको हमेशा के लिए कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपने विदिन इटसेल्फ अपने मन से, अपने इच्छा शक्ति से आपने वो कैरियर चूज किए हैं। बैठ जाए कृपया, थोड़ा सा बातों को सुने जो हम बताना चाहते हैं आप लोग तक अगर नहीं पहुंचे, थोड़ा सा शांति बना के रखें। तो मुझे भी कुछ कहना है जो कि आपको छूट जाएंगे। अभी इससे पहले अपनी साइनिंग जो थे क्या बोल के गए हैं कि जो जिस फील्ड में रहेगा उस फील्ड में आपको अपना नॉलेज देंगे। तो जैसा कि हमने बोला कि मुझे जिस फील्ड में है, आपका जिस फील्ड में कैरियर बनेगा उसी की फील्ड में मैं जानकारी दे सकता हूँ। आप अलग अलग व्यक्तियों का स्पीच क्यों सुनते हैं, क्योंकि उससे आपको उनके मन का भाव झलकता है, आपको क्या बताना चाहते हैं वो झलकता है। आप लोग कृपया शांत रहें। और जो अभी 9th 10th हैं, जो बच्चे हैं, कृपया उन्हीं के लिए ज्यादातर मैं फोकस करता हूं, क्योंकि आप अभी क्या करने जा रहे हैं, कैरियर डिसाइड करेंगे अपना। तो ध्यान से सुनिए, बच्चे लोग हैं वो तो अभी मासूम है, उनको तो कुछ पता नहीं है कि आगे कैसे क्या करें। तो आप लोग सीनियर है, आप अपना खुद फील्ड छोड़ेंगे, फन छोड़ेंगे, तब जाकर के आपके जूनियर बच्चे आपसे ही सीखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपसे ही सजेशन मांगेंगे। तो आप पहले क्या करें, कामयाब हो जाएं, तब आप दूसरे को कामयाबी का रास्ता दिखला सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि आप अगर दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपका सबसे फर्स्ट चीज क्या है, लैंग्वेज आना चाहिए। अभी जैसे आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आप मेरा भाषण सुन रहे हैं, तो आपको हिंदी आती है तभी तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। सपोज करें आप जयनगर से निकले, कहीं बाहर गए, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती है जिससे आप कनेक्टिविटी कर सके, तो आप क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को सीखेंगे। तो एक ही लैंग्वेज है और वो है क्या, इंग्लिश, है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ पे या तो उनका क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा या तो इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे जैसे रूम है, आपको रूम से बाहर देखना है तो क्या करते हैं, हम खिड़की को खोलते हैं, तब बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो वैसा ही चीज है क्या, इंग्लिश इज द लैंग्वेज टू सी द वर्ल्ड। मतलब ये क्या है, एक खिड़की का काम करता है। इंग्लिश इज द विंडोज टू सी द वर्ल्ड। मतलब आपके जैसे आप खिड़की खोले, आपने दुनिया को देखा, तो आप दुनिया से कनेक्टिविटी कैसे स्थापित करेंगे, तो वह लैंग्वेज वो है क्या, इंग्लिश। तो कहने का मतलब है आप अभी से जितना भी बच्चे बिहार बोर्ड के आते हैं, ध्यान से सुने, जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के आते हैं उनको क्या रहता है भाई कि हमें इंग्लिश तो आती नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं। अगर हम हमेशा प्रयास, हर रोज 2-3 शब्द सुनने का, सीखने का प्रयास करें तो बहुत ही इजी हो जाती है। और जैसा कि आपको बता दिया है कि कभी भी कोई भी क्षेत्र, चाहे आप आर्ट्स लें, कॉमर्स लें,
या साइंस ले, कभी कोई फैकल्टी, कोई भी स्ट्रीम कभी भी कमजोर नहीं होती है। और दूसरी बात, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि सर हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? आपके दिमाग में जितने पावर हैं उसका अगर सही से इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको आप अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसा एक विदेशी राइटर है जिनका लिखा हुआ बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन की शक्ति, जिनका हिंदी में भी है, आप उनको बुक को पढ़ सकते हैं। तो उस बुक में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं कि आपके माइंड में वो ट्रिमेंडस वर्क करने की पावर है, यानी कि आप जो सोचते हैं आप अपने वर्ल्ड को ऐसा ही देखते हैं। तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। बताने के लिए तो मेरे पास इतना स्पीच है कि अभी मतलब खत्म हो नहीं पाएंगे, लेकिन बस 2-3 टॉपिक पे मैं बोलना चाहता हूँ, आप समझ लें। रह गई अपने भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति आपको पता है कि हमने ही वर्ल्ड को, दुनिया को मेडिसिन का रास्ता दिखलाया है। तो आप लोग लगेगा सर ये क्या बात हुई, आप हमने तो MBBS ये सभी तो फॉरेन डॉक्टर का नाम सुने, साइंटिस्ट का सुने हैं, तो आप लोग अपने संस्कृति से अभी तक परिचित नहीं है। जैसा आर्यभट्ट जी हैं, वो कहाँ के हैं? अपने इंडिया के हैं, है कि नहीं? श्रुतत ऋषि है जो मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे पहला डॉक्टर माना जाता है, श्रुतत ऋषि। और है एक चरक संहिता यानी कि चरक ऋषि। तो उस टाइम उन्होंने सर्जन करना दिखला दिए कि कैसे किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हार्ट को ट्रांसफर कर दिए, लगवा दिए। उस समय का औजार अभी तक लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो कहने का मतलब हम लोग अपने संस्कृति को, अपने पूर्वज के फुटप्रिंट्स को तो पहचाने नहीं, सीधा दौड़ पड़े दूसरे तरफ। तो हम लोग ने विश्व को बहुत सारे ऐसे चीजें दिए हैं जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। जैसे अभी इससे पहले जब रोमन लिपि में हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 कितना तक लिख पाते थे जी? 50 से 100 तक नहीं लिख पाते थे। XL ये सब कोड है। सिर्फ एक शून्य जिन्होंने आर्यभट्ट जी ने दिए, तो उनके सहारे आज देखिए मिलियन ट्रिलियन कुछ भी लिखिए। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड ज्यादा आ रहे हैं तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे हम बोलते हैं कि करोड़ों लिखते हैं, हजारों लिखते हैं, तो कौन सी संख्या सिर्फ जीरो के कारण ही आसानी से लिख लेते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपने मन की शक्ति, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचाने। अभी जैसा माहौल है वैसा आप पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो हम बहुत अच्छी आपको ऐसा बातें बताने कोशिश करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो सभी को फायदे ही फायदे होंगे। तो मन की शक्ति, जैसा आपने बोला कि हम सर सुबह उठ करके 4 बजे पढ़ते हैं, कभी उठ नहीं पाते हैं, कभी कुछ से कुछ हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। सपोज करें कि आपको कहीं मॉर्निंग में आपको यहाँ काम लाने का यहाँ निकलना है, तो आप देख लेंगे कि रात भर आपको नींद नहीं आएगी और आप और कब हम निकले। क्यों? क्योंकि आपको तो आपके अंदर में जो आपका बायोलॉजिकल अलार्म क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो सर ये नया टर्म कहाँ से आप बता दें? बायोलॉजिकल अलार्म होता क्या है? तो बायोलॉजिकल अलार्म अपने फिजिकल घड़ी की तरह नहीं है जो एक टाइम बताती है, वो आपके दिमाग में चलती रहती है बायोलॉजिकल अलार्म। जैसे ही टाइम होता है तो हमें सोने नहीं देती। आप इसका प्रैक्टिस करके देखिए कि जिस क्षेत्र में आपका जुनून है 4 बजे सुबह में उठ करके पढ़ने का, कुछ दिन आप क्या करेंगे, अलार्म से उठ पाएंगे। इसके बाद आप अलार्म को भूल जाएंगे। आप 4 बजे से पहले ही आपको नींद कभी नहीं आएगा, यानी कि उसको बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल अलार्म। वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और जैसे ही टाइम आते हैं तो आपको वो जगा देते हैं। तो ऐसे होती है बायोलॉजिकल अलार्म। अब मन की शक्ति को पहचानने का आप दूसरा और एक उदाहरण देते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में जो सीरियल आते हैं तो हम सभी देखते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत और बहुत सारे हैं जो सीरियल देखते हैं आप। तो हम एक रामायण का सिंपल सा
एक घटना बताते हैं। जब सीता माता का जो अपहरण हो जाने के बाद खोज लिया जाता है कि यहाँ से दक्षिण की तरफ ले जाया गया, तो बीच में समुद्र आ जाते हैं कि इनको अब पार कैसे करना है। तो सबसे पहले सब विचार विमर्श करते हैं, तो कोई उसमें एबिलिटी नहीं दिखाते, कोई एबल नहीं होते हैं कि उसको पार कैसे करें। फिर सबके मन में आता है, उनमें से एक बुजुर्ग देखे जामवंत जी रहते हैं, तो उनको याद दिलाया जाता है कि आप जो है ना बजरंग बली को बोलिए। वो तो भूल गए रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं रहता मेरे पास कर सकती है। उनको बोला जाता है कि आपके पास तो अपहरण पार सकती है, जब आप बच्चे थे तो आप सूर्य को निकल गए थे, आप तो एक बार में उस पार जाकर के इस पार आ सकते हैं, आप में अपहरण पार सकती है। उनको जगाया जाता है, बोला जाता है कि जागो बजरंग बली जागो। तो आप में भी वो इतना शक्ति भरा पड़ा है कि आप अपने माइंड को अगर सिर्फ पहचान ले, अगर दिमाग की शक्ति को पहचान ले, तो आप कुछ भी ट्रिमेंडस वर्क करने के लिए एबल है। कोई सा भी कार्य हो क्यों ना हो, आप निश्चित कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है जब उनके अंदर में अपने शक्ति को पहचाने, तो आपको पता है एक ही बार में समुद्र पार करके वो कार्य करके वापस भी आ गए कि नहीं आ गए। तो आपके मन में वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें करनी है। देखिए, जिस एरिया आप इंटरेस्ट का व्यक्ति होंगे उसी एरिया में आपको बातें बोलेंगे। तो ज्यादातर अपना साइंस फील्ड है, तो साइंस से कोरिलेट करके ही बातें हम आपको बताएंगे। तो अब ज्यादा देर स्पीच का है नहीं, बस और 2-3 वर्ड है, 2-3 टॉपिक में मैं बोलना चाहता हूँ। कृपया उनको भी आप लोग जितना अभी तक पेशेंसली सुने हैं उनको भी सुन लें। तो इच्छा शक्ति तो हो गई, दूसरा हो गया बायोलॉजिकल अलार्म। अब है हम ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जहाँ पे आप लोग अभी क्या है, अभी आप अब कैरियर की दिशा में जाने वाले हैं, यानी कि यहाँ से आपका कैरियर डिसाइड होगा। तो कैरियर डिसाइड होगा तो हमें एज फैक्टर भी होता है कुछ न कुछ मैटर, यानी कि वहाँ पे आपको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। ये जो आपको देखिए यहाँ पे जितने भी उपस्थित अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता हैं, वो भी अपने इन बातों को ध्यान से सुने। और मैं प्रयास करता हूँ कि बहुत ही ले लैंग्वेज में बोलूँगा, आम आदमियों की बोलचाल भाषा में, जो कि आपको समझ में आ जाए। तो जनरली यहाँ पे 14, 15, 16, 17 ये जो 4 साल होते हैं वो बच्चों को बिगड़ने और सुधारने का साल होता है। 14, 15, 16, 17 वहाँ पे वो अपने कैरियर को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ऐसे हम साइंस की भाषा में बोले तो वो क्या होता है, कुछ एक्साइटेड हार्मोन्स अपने अंदर क्रिएट हो रहे होते हैं, समझ में वो बन रहे होते हैं, उसके कारण हम लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यानी कि वॉइस को पिंपल्स आना, वॉइस का मॉड्यूल मोटा हो जाना, जैसे मोटा भारीपन आवाज आता है ना, वो सब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ कुछ पहचान है जो कि आप में आ जाते हैं। तो सही गाइडेंस आपको 14, 15, 16, 17 ये 4 साल संभलना है। अगर ये 4 साल अपने आप संभल गए, सही डिसीजन ले लिए, अच्छे से पढ़ाई कर लिए, तो वही डिसीजन, वही कैरियर आपको आगे मुकाम तक पहुंचाएगा। अभी समझ लो, जो भी 14, 15, 16, 17 जो भी माता पिता है, अपने बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखें। वही जो है साल, वो 4 साल आपका कैरियर डिसाइड करता है। इस पे मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ। दूसरा एग्जांपल ये है कि जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी से जब मीडिया वालों ने पूछा गया कि सर आपने तो डॉक्टरेट किए हैं, PhD होल्डर हैं, आप कुछ स्टूडेंट्स के लिए बताएं कि आपको जब पढ़ाने का मौका दिया जाए तो आप किसे पढ़ाना पसंद करेंगे। तो उनका जवाब कुछ रुक गया और बोलने लगे। वो बोले कि मैं पसंद करूंगा नर्सरी, LKG, UKG, यानी कि इन्हीं बच्चों लोग को पढ़ाना पसंद करूंगा। तो मीडिया वाले और जो आगे लिसनर थे वो ऐसे ही खामोश हो गए कि सर आप तो मतलब ग्रेजुएट हैं, मतलब डॉक्टरेट हैं, तो आप तो ग्रेजुएशन वाले को पढ़ा सकते हैं, PG वाले को पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते ही हैं वो। तो आपने फिर ऐसा क्यों बोला कि हम नर्सरी, LKG और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं।
उन्होंने बोला कि अगर पौधा सही हो, बचपन में ही सही से उसको संचित किया जाए, सही से देखभाल किया जाए, तो पौधा क्या होते हैं, आगे जाकर के अच्छे होते हैं और फल अच्छे देते हैं। तो आपके जो भी प्राइमरी टीचर हैं, जैसे नर्सरी से या 1 क्लास में, 2 क्लास में, 5 क्लास में जो भी टीचर हैं, उनको आप दिल से रेस्पेक्ट करें। और कभी भी आप अपने मुकाम पे हासिल करने के बाद अगर अपने समाज में लौटते हैं, तो देखते हैं हम अभी स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्या करते हैं, तो ये तो जूनियर टीचर है, मतलब जूनियर से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ाएं तो वही है, तभी तो आप जाकर के आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे कोई सा भी मुकाम हासिल करके आए हैं। तो उन टीचर के सामने आप हमेशा रेस्पेक्ट करें। और एक बात यही आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन ही वो क्षेत्र है जो कि आपको आवाज में विनम्रता लाती है और कोई दूसरा चीज नहीं है। अगर आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे जाते हैं मैच्योरिटी आते जाएगा, आपके आवाज में ढीलापन आएगा, आप विनम्र होते जाएंगे। अभी क्या बोलते हैं, ये लड़का तो 7-8 क्लास पास है इसीलिए ऐसा करता है। इसका मतलब क्या है, जब उनका मेजोरिटी आने वाला था, जब उनका सही डायरेक्शन जाने वाला था, यानी कि 4 फैक्टर दिखलाए, 14, 15, 16, 17, उसी समय तो पढ़ाई छोड़ दिए, तो कहाँ से आ पाएगा। तो उन्होंने माहौल देखा नहीं, किया नहीं, तो कैसे होगा। जब भी आप मिले, अपने सीनियर से संपर्क में रहें। ऐसा जो आपके समाज से बाहर गए हो, जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया हो, उनकी बातों को, लक्ष्यों को, उनके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने का हमेशा सीखें। तहजीब कैसे वो बोल रहे हैं, वो तहजीब सीखें, अपने में लाएं। अगर हमने बोला ये देश किसान हुए, अपने आर्मी डिफेंस लाइन में हुए, आप स्टूडेंट्स हैं, यूथ फैक्टर है, इन्हीं सभी पिलार पे टिका हुआ है देश, मतलब खंभों पे टिका हुआ है देश। तो आप ही में बनने वाले हैं देश के भविष्य, इसीलिए आप ही के कैरियर ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। वो तो जो आप स्पीच में सुन चुके हैं, जो अपने सैनिक थे कि कहां से कहां बलिदान देकर के आपको आज स्वतंत्रता दिलवाए, जो कि आज हम लोग 75th मनवा रहे हैं। तो ये प्रयास करें कि अगर आप अच्छे नागरिक बनेंगे तभी तो इसको 75,000 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि कभी किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। तो कब होगा ये, जब आप अच्छे एक नागरिक बनेंगे। अच्छे नागरिक बनने के लिए आपको हमेशा एक ही क्षेत्र है, एक ही मार्ग है, वो है एजुकेशन का, वो है शिक्षा का। दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो कि आपको विचलन कर सके। आप कोई सा भी क्षेत्र में आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस है, आप जाकर के पढ़े, वहां से डिग्री ले। अगर आप अच्छे किसान बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, किसानों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, अपने गांव में रहना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर साइंस से करें। अगर नहीं, आपको अगर लगता है कि नहीं हमको खाना पकाने में अच्छा लगता है, तो आप जाकर के BHM करें, यानी कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट करें, उनका डिप्लोमा कोर्स लें। आप फार्मेसी लाइन में करना चाहते हैं, मेडिसिन लाइन में करना चाहते हैं, या मेडिकल लाइन में करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में करना चाहते हैं, वो कैरियर डिसाइड होता है वही 9th 10th, यही से आप क्या करें, कैरियर को डिसाइड करें। जैसा आपको हमेशा के लिए पता, हमेशा आप जानते ही हैं, उन्हीं बातों को आपको सिर्फ स्मरण करवाना चाहते हैं कि आप 9th 10th में क्या सभी पढ़ते हैं, SST पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मतलब हर वो चीज, संस्कृत, इंग्लिश को, हर चीज, हर सब्जेक्ट को आप इक्वली आप वेटेज दें, यानी कि समान रूप से उसको पढ़ें। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आता है, हमने ऑब्जर्व किया कि इंग्लिश पर है क्यों, क्योंकि वो तो है ही नहीं, सिलेबस में पास या फेल क्या फर्क पड़ता है। वो गलत मिसगाइड कर रहा है, आपको गलत मिसगाइड कर रहा है। इंग्लिश बहुत इंपोर्टेंट है, यानी कि जब आपके पास लैंग्वेज नहीं रहेगा तो आप कनेक्टिविटी कैसे कर पाएंगे दूसरों से। तो हमेशा ध्यान रखें, हमें सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचना है, हमको दुनिया से कनेक्ट होना है, सिर्फ अपने जैन से कनेक्ट नहीं होना है, हमको दुनिया से कनेक्ट होना है। तो आपको वो हर एक लैंग्वेज जो कि आपके लिए है, तो हर लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते हैं, एक ही लैंग्वेज है
और वो क्या, इंग्लिश को अच्छे से कनेक्टिविटी लैंग्वेज बनाए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देना चाहते हैं, वो है क्या, अपना माहौल। यहाँ से अपने एरिया से, अपने गांव से बहुत सारे कहाँ जाते हैं, कतार जाते हैं, अरब जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो मूर्ख आदमी यहाँ से वो 10th पास करके गया है विदेश, और वहाँ पे उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, उसको वर्ड चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, तो धीरे धीरे खाना चाहिए, तो क्या करेगा, यहाँ के भाषा में बोलेगा भाई मुझे खाना, तो वहाँ को समझता है या तो अरेबिक बोलिए या तो आप इंग्लिश बोलिए, तो उनको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो किन्हीं से पूछेंगे कि बताओ खाना को क्या बोलते हैं, तो किन्हीं से पूछेगा, कोई बोलेगा बोलो गिव मी फूड, तो वही बोलेगा एक वर्ड सीखा। धीरे धीरे 30 दिन, 1 साल, 2 साल, वो आकर के देखिए वो आपसे फोन पे बात करेंगे, बहुत अच्छे इंग्लिश में बात करेंगे, भले ही उनको एसेंट ना आता हो। एसेंट का मतलब होता है जो टोन हम लोग बोलते हैं ना, कि जैसे कि अमेरिकन एसेंट अलग होता है, कैनेडियन अलग होता है, हम लोग जो इंडियन बोलते हैं, कभी विथ को क्या बोलते हैं, जैसे कि विथ बोलते हैं, विथ बोला जाता है, तो ये सब एसेंट होता है, तो वो सब नहीं आ पाएंगे। तो कहने का मतलब है जब आपने माहौल चेंज किया तब तो आया। आपको क्या चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन ने दिए थे थ्योरी। उन्होंने क्या बोला था कि आप 10 केजी चावल को, मतलब 10 केजी गेहूं को क्या करें, आधा कट्टा यानी कि 10 भूर में आप रख दे, बो दें, ठीक है, और वही 10 केजी सेम क्वांटिटी आप 2 कट्ठे में बोए, तो किसमें ज्यादा आपका पौधा जो है सही रहेगा, गेहूं का 2 कट्ठे वाले में। क्यों, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, और जिसमें कम यानी कि 10 धूर में आप बोए हैं, वो क्या करेगा, एक बोए गेहूं दूसरे गेहूं को मार करके अच्छा बनेगा, यानी कि वो होता क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि आपको जीने के लिए दूसरे को मारना पड़ेगा, तो आपको जिंदगी का रेस जीतना तो इतना आसान नहीं है। आपने बहुत सारा रेस जीत करके यहाँ तक आए हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे तो समझ गए होंगे कि कितना रेस जीत करके यहाँ तक आए हैं, तो ये आपका अनमोल है। तो कहने का मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जब आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी, आपने कैरियर एम आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको क्या करना होगा, दूसरे को हराना होगा। नहीं तो दूसरा क्या उपाय है, तीसरा क्या उपाय है, पहला तो या तो खुद आप वहां तक लक्ष्य पे जहां पे नजर रखे वहां तक पहुंचे, तो वहां तक पहुंचेंगे, हजारों की संख्या में दौड़ रहे हैं, वहां पे 10 सीट है, तो हजारों की संख्या में आपको पछाड़ करना है, पीछे रखना है, तो उनको कैसे पीछे रखें, उनको पीछे रखने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी अपनाना होगा, यानी कि सबसे बेस्ट बने, तभी तो सब पीछे छूटेंगे, आप आगे जाएंगे। इसीलिए चलिए बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी कम टाइम के कारण उतना चीज नहीं बता पाएंगे, तो आप अगर अनुभवी जो भी यहाँ पे स्पीच देना आते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुने, वो किस फील्ड से आपको ज्ञान देना चाहते हैं, वो हर एक ज्ञान आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके दिमाग में, अपने दिल में आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुने। अब 1-2 चीज और बताना चाहता हूँ जो कि अभी टाइम थोड़ा सा है नहीं, वैसे अब यहाँ का मैनेजमेंट होता है ना कि अब ज्यादा देर सुन रहे हैं तो मन अब दूसरे व्यक्ति अब क्या बोलना चाहते हैं, अगला प्रोग्राम है, ये सभी है। तो इतना कह के आप लोगों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं जो आपने मेरी स्पीच को इतने ध्यान से सुने। धन्यवाद।